Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. Today we are resuming the Hindu newspaper editorial and daily news analysis lectures. आज से हम रिज्यूम कर रहे हैं वापस से द हिंदू न्यूज एनालिसिस. तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर. वी आर गोइंग टू कवर द हिंदू न्यूज़पेपर डेटेड 4th सितंबर 2021. अभी हम 4th सितंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करेंगे. ठीक है, आई विल बी कवरिंग ऑल द बैकलॉग्स ऑफ सितंबर. डू नॉट वरी अबाउट इट. ठीक है, बैकलॉग जितने भी है ना सितंबर मंथ के वो सारे मैं कवर करूंगी, आप उसकी टेंशन मत लेना. ठीक है, एंड संडेज को ना न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं होगा, वो आपको खुद से पढ़ना है. हम मंडे से सैटरडे तक का न्यूज़पेपर एनालिसिस कवर किया करेंगे. ओके, सो आई विल बी कवरिंग द न्यूज़पेपर एनालिसिस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. संडे वन यू हैव टू डू इट, कवर इट योरसेल्फ. ठीक है, संडे का आपको खुद से कवर करना है. तो शुरू करें आज का लेक्चर. रेडी हो आप सभी लोग? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड देन. Okay, one more thing, class PDF will be uploaded on the Telegram channel. Okay, क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा एंड द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. यू कैन सिंपली डाउनलोड द लेक्चर फ्रॉम देयर, वहां से आप लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हो. तो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले. द फर्स्ट लेक्चर इज राइट टू प्रोटेस्ट ऑक्यूपाइज फंडामेंटल स्टैचर सेज हाई कोर्ट. फर्स्ट पेज के ऊपर ही आपको ये न्यूज मिलेगी. ठीक है, तो शुरू करते हैं. Over here it is, and this article is important and is relevant for your preliminary examination. ये आर्टिकल आपका प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है. सो राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट, यानी कि इफ यू आर नॉट अग्रीइंग ऑन सर्टन इश्यूज विद द गवर्नमेंट, this right occupies a fundamental stature in a democratic polity, and therefore the sole act of protesting should not be employed as a weapon to justify the incarceration of those exercising it. Delhi High Court has said that right to protest has also fundamental right nature. Okay, and you cannot just use this right against the people who are exercising this right. तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है, और अगर आप गवर्नमेंट से किसी पॉइंट पर अग्री नहीं करते हो तो राइट टू एक्सप्रेस योर डिसेंट और डिसएग्रीमेंट, इट हैज अ फंडामेंटल स्टैचर इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी and government cannot use this against the citizen. Right to protest peacefully is also enshrined in the Indian Constitution. If you look at Article 19 subsection 1 clause A, this article and this subsection and clause guarantees the freedom of speech and expression, and Article 19 subsection 1 clause B assures citizens the right to assemble peacefully without arms. अगर आप peacefully assemble कर रहे हो, गवर्नमेंट के किसी एक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, बिना किसी आर्म्स के या एम्यूनिशन या वेपन के आप प्रोटेस्ट करने के लिए सब इकट्ठे हुए हो, तो वो आपके आर्टिकल 19 के अंदर एक फंडामेंटल राइट है. एंड दीज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. नाउ सी, अगर सिक्योरिटी अफेक्ट हो रही है उस आपके प्रोटेस्ट से, तो यस, गवर्नमेंट विल स्टेप इन. इफ बिकॉज ऑफ योर प्रोटेस्ट द सिक्योरिटी इज एट स्टेक, देन गवर्नमेंट इज गोइंग टू एंटर, राइट. सो इन रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस अ होम सेक्रेटरी इन 2012 केस, citizens, the Supreme Court has said that citizens have a fundamental right to assembly and peaceful protest. इसको आप किसी भी legislative action या किसी भी executive action के द्वारा इस right को आप वापस नहीं ले सकते citizens से. Okay, this was also given as a verdict or passed as a verdict in 2012. Now, when we look at these public protests, it has a historical background also. हम जब इस public protest की बात करते हैं, इसके पीछे एक historical background रहा है. Since the time when we were fighting for our freedom, right? Since that time, public protest has been a part of India. Background of Indian Constitution is formed by its anti-colonial struggle. During the anti-colonial struggle, we were practicing the right to protest. Okay, the Indian people fought hard and longed to publicly express their views through these protests and hartals. What were we doing? We were expressing our opinion about the colonial rule. Okay, colonial India में जब हम protest करते थे, हड़ताल करते थे, हम क्या कर रहे होते थे? हम अपने right को अपने ओपिनियन, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते थे कि भैया ये चीज हमें पसंद नहीं है, इस तरीके से हम रूल नहीं, आप नहीं कर सकते हमें रूल, राइट. एंड these हड़ताल्स और द पब्लिक प्रोटेस्ट दैट गोज ऑन, इट आल्सो shapes a person's mind. It also helps a person to form a public opinion. People not only signed writ petitions during those times in the colonial India, they also staged dharnas.
okay, हड़ताल etc. So protests have offered points of inclusion and participation to the voices जो कि मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं होती है, जो सिटीजन्स की वॉइस है, सिटीजन्स के ओपिनियन है, उसको अगर हमें आगे रखना है तो ये प्रोटेस्ट और धरना जो होते हैं वो उसी का पार्ट होते हैं. ओके, सो दैट इज व्हाई दिल्ली हाई कोर्ट गेव दिस वर्डिक्ट. Before we move further, here's a small announcement. Unacademy has launched combo subscription. Combo means now you can take one single subscription, and in that one single subscription you will get both GS plus optional subscription या बैचेस. दैट मीन्स आपके GS प्री प्लस मेंस की बैचेस भी आपको मिलेंगे और आपका जो भी सिलेक्टेड ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बैचेस भी आपको मिलेंगे. प्लस इसके साथ आपको और क्या मिलेगा, आपको प्री प्लस मेंस प्लस ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे एंड इन तीनों के आपको नोट्स भी मिलेंगे और आपको बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी आपके घर तक. ओके, एंड फिर आपको मिलेगा यहाँ पर मेंटरशिप यानी कि पर्सनल मेंटरशिप फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म. एंड इफ यू मिस द लाइव लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी. ठीक है, सो ऑल दीज बेनिफिट्स यू आर गोइंग टू गेट इन दिस वन सिंगल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफ GS प्लस ऑप्शनल. यू विल गेट अल्टीमेट लाइव बैचेस, access to 19 optional subjects, 101 टेस्ट सीरीज फॉर प्री मेंस एंड ऑप्शनल, प्लस आपको विजडम लेक्चर सीरीज भी मिलेंगे यानी कि आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको एजुकेटर से डायरेक्ट हेल्प मिलेगी. और 20 प्लस फिजिकल बुक्स जो है प्री मेंस के सिलेबस को कवर करते हुए वो आपको घर तक डिलीवर की जाएंगी. Okay, so it's a limited period offer because prices have dipped down. Prices हमने कम कर दिए हैं. आप देखोगे if you take 1 year combo subscription the price is 55,199. 2 year subscription price is 79,779. Look at this. 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो अगर 2024, 25 या 26 की तैयारी कर रहे हो तो 96,000 प्राइस है. जहां आप बाहर कोचिंग लेने जाओगे तो 2 लाख सिर्फ आपकी GS का ही कोचिंग की फीस होती है. यहाँ आपको GS प्लस ऑप्शनल प्लस ये सारे बेनिफिट सिर्फ 96,079 और 55,000 पे मिल रहा है. प्राइसेस आर वैलिड टिल 15 September only. Then after that the price will increase. You can also use code ARPITA10 to get 10% discount over and above this फी. ये जो फी आपको पे करनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन की, इसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करते हो ARPITA10. So the links are given below in the description box. Subscribe today. The next article is footprints of 3 dinosaur species found in Thar Desert. So in a major discovery, footprints of 3 species of dinosaurs have been found in the Thar Desert. कहाँ है Thar Desert? Thar Desert है राजस्थान में. तो राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के Thar Desert में हमें 3 फुटप्रिंट्स पदचिन्ह मिले हैं 3 डायनासोर्स के. ओके, नाउ टीम ऑफ पेलियोंटोलॉजिस्ट जो कि ये सारी जो स्पीशीज की हिस्ट्री है इसको पढ़ते हैं, टीम ऑफ पेलियोंटोलॉजिस्ट हैव फाउंड फुटप्रिंट्स ऑफ 3 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स. मतलब डायनासोर की 3 अलग अलग स्पीशीज के फुटप्रिंट्स मिले हैं थार डेजर्ट में. सो व्हाट आर दीज 3 स्पीशीज? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड हु इज अ डायनासोर. डायनासोर जो है रेप्टाइल्स के लार्ज ग्रुप को, जो बहुत बड़े बड़े लार्ज स्पीशीज होती हैं रेप्टाइल्स की, उनको हम डायनासोर बोलते हैं. एंड दीज डायनासोर्स अपीयर्ड रफली 245 मिलियन अगो. मतलब जब मिडिल ट्रायसिक एपॉक पीरियड था उस दौरान ये डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे. ठीक है, और ऐसा कहा जाता है क्रिटेशियस पीरियड के दौरान सारे डायनासोर्स वाइप ऑफ हो गए थे अर्थ से. Now there are 3 species of dinosaurs which have been identified in the Thar Desert. First species is Ebrontis cf gigantis. Second species is Ebrontis glenrosensis and third species is Gralator tenuis. ये जो फुटप्रिंट्स डायनासोर स्पीशीज के पाए गए हैं ये ना सी शोर्स के आसपास पाए गए हैं. ऐसा माना जाता था कि these ये जो डिपॉजिट्स ऐसा पाया गया है कि they have been spotted in the deposits of sea shore, जो कि परमानेंट स्टोन लाइक फिगर्स बन गए. मतलब आसपास पानी का एरिया रहा होगा, वहां छापा पड़ा होगा पैर का, अब विद टाइम क्या हुआ है वो स्टोन लाइक स्ट्रक्चर हो गया ड्राई आउट होकर. All these 3 species belong to the early Jurassic period. और ये तीनों स्पीशीज जो डायनासोर्स के हैं ये कार्निवोरस थे यानी कि ये मांस खाते थे. ठीक है. Now next article, Supreme Court rejects Bengal's petition on DGP appointments. Supreme Court has refused to entertain a West Bengal plea questioning the authority of Union Public Service Commission to shortlist the names for Director of Police
based on judgment of the court. यहाँ पर here we have to understand the प्रकाश सिंह केस. यहाँ पर ना हम ये प्रकाश सिंह का जजमेंट केस है ना 2017 का. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 इन मेंस. मेंस में जो जीएस पेपर 2 है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड एज वेल एज फॉर प्रीलिम्स पेपर ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वाज दिस प्रकाश सिंह जजमेंट इन 2007 which will help you to understand this article. So the in Prakash Singh case, Supreme Court gave 7 directives. पुलिस रिफॉर्म्स लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह के केस में 7 डायरेक्शंस या डायरेक्टिव्स पास किए थे. ओके, सो ड्यूरिंग दीज पासिंग ऑफ दीज डायरेक्टिव्स, कोर्ट पुट ऑन रिकॉर्ड द डीप रूटेड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिसाइजेशन. पॉलिटिक्स का पुलिस रिफॉर्म्स में जो एंट्रेंस हो जाता है और उससे जो पुलिस रिफॉर्म्स ऑब्स्टेकल से भरपूर हो जाते हैं, यानी कि पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस एरिया में सब्जेक्ट में रिफॉर्म्स लाना मुश्किल हो जाता है, उसकी बात हाईलाइट की गई थी प्रकाश सिंह के इस केस में. Okay, now the first directive was as per the Supreme Court कि हमें एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाना पड़ेगा. You have to form a state security commission which is known as SSC, and the state security commission will ensure the state government does not exercise unwarranted influence. मतलब पुलिस के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट प्रेशर न डाले जरूरत से ज्यादा, या किसी तरीके का इन्फ्लुएंस यूज करके पुलिस को दबाने की कोशिश ना की जाए या कंट्रोल करने की कोशिश ना की जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. ये देखने की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्टेट सिक्योरिटी कमीशन की होगी. सो फर्स्ट थिंग इज स्टेट सिक्योरिटी कमीशन शुड बी constituted to make sure that there is no unnecessary pressure or influence by the state government on the police. Second purpose of forming this SSC is laying down broad police policy guideline, and third will be to evaluate the performance of state police so that we can make sure that the police subject in the state is functioning smoothly. Okay, second important directive by Supreme Court was to make sure that the DGP, the Director General of Police का, is appointed through merit based transparent process. He is not appointed through influence or recommendation etc. That would be a corrupt practice, na then. So DGP should be appointed through merit based transparent process. Transparent process means even the civilians should know that how this person has been appointed as a DGP. Transparent process होना चाहिए, ये नहीं कि पीछे से हमने पैसे दे दिए, पीछे से हमने अपना पावर, नाम या अपना कॉन्टैक्ट यूज किया, इन्फ्लुएंस किया. ठीक है. एंड टू सिक्योर अ मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 years टू दैट डीजीपी. कम से कम उसके पास 2 years वो ऑफिस में बैठे. सेकेंड, इंश्योर दैट अदर पुलिस ऑफिसर्स ऑन ऑपरेशनल ड्यूटीज are also provided a minimum of 2 years so that no frequent transfers or corruption or bribing is done. तो बाकी के जो पुलिस ऑफिसर्स होंगे ऑपरेशनल ड्यूटीज में, जैसे कि एसपी हो गया पुलिस का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स हो गए पुलिस स्टेशन के, उनको भी कम से कम 2 साल तो अपनी पोजीशन पे बरकरार रहना पड़ेगा. एंड थर्ड, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस ऑफ द पुलिस. इन्वेस्टिगेशन पर फंक्शन को और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के फंक्शन को सेपरेट किया जाए. ठीक है. फोर्थ इज सेट अप अ पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोर्ड. अब पीईबी क्या करेगा? पीईबी ये देखेगा कि क्या जनता को पुलिस से कोई दिक्कत तो नहीं है. अगर जनता को पुलिस से या उनकी वर्किंग से दिक्कत है तो वो पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोर्ड के पास आ सकते हैं. पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस, सर्विस से रिलेटेड जो भी बात है वो कौन हैंडल करेगा? पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोर्ड हैंडल करेगा. देन सेट अप अ पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी. इफ द पुलिस ऑफिसर्स have any issue with their superiors, with their seniors, they can go to police complaints box. Okay, so it is type of grievance redressal authority. And set up a national security commission, NSC, यूनियन लेवल पे सेटअप किया जाएगा ताकि जितने भी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ्स हैं उनको जब सेलेक्ट किया जाता है या प्लेसमेंट किया जाता है वो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के द्वारा किया जाए. सो दीज वर द रिकमेंडेशंस बाय सुप्रीम कोर्ट इन द प्रकाश सिंह केस, एंड दीज वर अ पार्ट ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स. मतलब पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस सब्जेक्ट में रिफॉर्म्स लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए प्रकाश सिंह केस में 2007 में ये रिकमेंडेशंस पास की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज इंडिया एंड रशिया फ्रेंडशिप हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, सेज मोदी. So here India-Russia friendship has stood the test of time. This was being said by Prime Minister Modi during the Far Eastern Economic Forum 2021. Okay. Now here Prime Minister of India has said that friendship of India and Russia, it has stood the test of time. It was seen during the COVID pandemic also. Because COVID के टाइम पर ना हर कंट्री को हेल्थ और फार्मा सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना था, सपोर्ट करना था. और कैसे हो सकता है? आपसी
कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ, जो कि इंडिया और रशिया ने मेंटेन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. First is Act Far East Policy. Now Vladivostok is truly a sangam of Eurasia and Pacific. So when we talk about Vladivostok, it's a major port city in Russia, which is overlooking the Golden Horn Bay, which is near the borders with China and North Korea. Now it is also known as terminus of the Trans-Siberian Railway, जो कि मॉस्को को लिंक करती है रशिया में, ठीक है. Now President Putin's vision for the development of Russian Far East is worth the praise, because now India has been made a partner in this vision of President Putin, and India along with Russia have committed to cooperate and to make the Act Far East policy stronger. Now this policy is important part of a special and privileged strategic partnership with Russia. Now what kind of partnerships in this policy we will be witnessing? Energy partnership. इंडिया और रशिया एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी के तहत एनर्जी पार्टनरशिप करने वाले हैं. इंडिया और रशिया एनर्जी पार्टनरशिप के थ्रू ग्लोबल एनर्जी मार्केट में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, और मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है व्लादिवोस्तोक में, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इस फोरम पर, इस फार ईस्ट पॉलिसी में. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म फार ईस्ट का मतलब क्या होता है? फार ईस्ट इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ रशिया, जो कि पैसिफिक, आर्कटिक और 5 कंट्रीज जो है चाइना, जापान, मंगोलिया, यूएस एंड डीपीआर के, इनको क्या करता है? बॉर्डर करता है. तो फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट जो होती है वो कम से कम इस पूरे रशिया के जो 1/3 टेरिटरी है उसको कवर करती है, उससे ज्यादा ही टेरिटरी कवर होती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडिया यूएस साइन प्रोजेक्ट अग्रीमेंट ऑन एयर लॉन्च्ड यूएवी. So India and United States have signed a project agreement on July 30 for an air-launched unmanned aerial vehicle, जिसको हम बोलते हैं ALUAV, under the coverage of defense technology and trade initiative. Now recently India और US ने एक प्रोजेक्ट अग्रीमेंट साइन किया है ALUAV के लिए. What is this project? इस प्रोजेक्ट को साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, दोनों ने मिलकर साइन किया है अंडर द DTTI. DTTI, what is it? This mechanism was launched in 2012. It is not a treaty or a law. It is an agreement. It is considered a major accomplishment for DTTI, signing of this project agreement. Okay. तो अब let us understand what is DTTI. Basically, its aim is to include strengthening of India's defense industrial base. और इस अग्रीमेंट के तहत ना क्या होगा कि हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को एक्सपैंड कर सकते हैं. Now, under DTTI, joint working groups on land, naval, air and aircraft carrier technologies have also been established. Okay? इंडिया और यूएस ने ये प्रोजेक्ट एग्रीमेंट 4 सितंबर 2021 को साइन किया था. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बायोलॉजिकल ई-जैब गेट्स नॉट फॉर ट्रायल अमंग चिल्ड्रन. हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ये एक तरीके का वैक्सीन है कोविड के अगेंस्ट, बच्चों के ऊपर यूज किया जाएगा. तो इसको क्लिनिकल ट्रायल में आगे बढ़ने का परमिशन दे दी गई है. कंपनी हैज ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाज परमिशन टू कंडक्ट द फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स ऑफ दिस वैक्सीन. नाउ 5 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके ऊपर ये वैक्सीन यूज करने से पहले जो इसके ट्रायल्स चल रहे हैं, अभी फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल्स के लिए अप्रूवल इस वैक्सीन को मिल गई है. ओके, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जाइडस कैडिला के बारे में, जो कि नीडल फ्री प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है, इसको भी अप्रूवल मिला है. ठीक है, तो ये वैक्सीन के बारे में पढ़ना जरूरी है आने वाले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए. Now the next is experts flag diversion of fresh water from the Brahmani river. Now here the environmentalists have expressed their concerns over the massive diversion of fresh water from the Brahmani river basin, and this could lead to a grave threat to the famous mangrove vegetation in Odisha. Environmentalist ने अपनी कंसर्न व्यक्त करते हुए ये बताया है कि जो फ्रेश वाटर डाइवर्ट किया जा रहा है ना ब्राह्मणी रिवर बेसिन से, इससे मैंग्रोव वेजिटेशन जो है ओडिशा में वो बहुत इम्पैक्ट होने वाला है. तो क्वेश्चन आता है कि भैया ये मैंग्रोव्स क्या होते हैं? दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. व्हाट आर मैंग्रोव्स? सो राइट इट डाउन. मैंग्रोव इज अ shrub, or you can say it's a small tree that grows in the, write it down, that grows in the coastal saline और brackish water. मैंग्रोव जो है या तो वो कोस्टल सलीन या ब्रैकिश वाटर में ग्रो करता है, एक तरीके का श्रब या छोटा सा ट्री बोल सकते हो आप इसको.
ठीक है। और ब्राह्मणी रिवर कैसी रिवर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So the Brahmani river is a major seasonal river in the state of Odisha of eastern India, and it is formed by the confluence of the Sangh and the South Pool. Together with the river Baitarani, it forms a large delta, and then it drains into Bay of Bengal at Dhamra. Okay, so this is important mind map for the Brahmani river when it comes to your preliminary examination. I hope you have drawn this mind map. उम्मीद करती हूँ आपने ये माइंड मैप ड्रॉ कर लिया होगा। So in this article, underlines important points for your prelims. In the PDF, you will find them. Go through these points. Okay. For example, Kharosrota River. This Kharosrota River also it flows in Odisha. ये भी ओडिशा में flow करती है. And ये क्या है? It's a tributary of Brahmani River. Brahmani River की tributary है. Okay. New batches are starting on Unacademy Plus from 8th of September. Make sure that you subscribe today and do not forget to use code ARPITA10 so that you can get 10% discount on your Plus subscription. The links are given below in the description box. Subscribe today. तो ये थी आज की आपकी हिंदू न्यूज एनालिसिस. आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. If you really enjoyed it, do not forget to subscribe to the channel, and if you have any doubt, let me know in the comment section. Thank you and have a wonderful day ahead.